हेलो एवरीवन, सो लेट अस टेक द रिवीजन ऑफ सॉलिड स्टेट। तो हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, आपका जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट, इसके फॉर्मूलेज की रिवीजन करने वाले हैं ताकि आपके एग्जाम में फॉर्मूला देखते ही आपको पता चले कि इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। राइट, सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो कोई भी क्रिस्टल है वो क्रिस्टल बनता है यूनिट सेल से। अब मैं ये यूनिट सेल यानी कि क्यूब का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज दिस इज यूनिट सेल। अब इसमें सपोज ये ओरिजिन है तो यहाँ से एक एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है और ये जेड एक्सिस होती है। ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। राइट, अब इस तरीके से इसके 3 लेंथ है। इस लेंथ को सपोज ए बोला गया है, इस लेंथ को सपोज बी बोला गया है, इस लेंथ को सपोज सी बोला गया है। अब ए के अपोजिट ये जो एंगल बनता है इसे सपोज अल्फा बोला गया है, ये बी के अपोजिट का एंगल सपोज बीटा है और सी के अपोजिट का एंगल सपोज गामा है। अब किसी भी क्रिस्टल में 3 साइड लेंथ होती है, ए बी सी, दीज आर साइड्स, और 3 एंगल होते हैं। वो एंगल कौन से है? अल्फा, बीटा, गामा। इनके वेरिएशन से हम क्या निकालते हैं कि क्रिस्टल का टाइप कौन सा है। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्रिस्टल टाइप। सो द फर्स्ट क्रिस्टल टाइप इज, अब देखो मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ, CT और HMT, ये आपको याद रखना है, CT और HMT। किस तरीके से? देखो, C इट इज फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, T is for tetragonal cubic system, O is for orthorhombic, O is for orthorhombic, H is for hexagonal, H is for hexagonal, M is for monoclinic and T is for ट्राइक्लिनिक। ये हो गए CT और HMT। अब इनके साइड में एंगल में कैसे वेरिएशन है? देखो, क्यूबिक में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, कैसे याद रखना है? देखो, अब टेट्रागोनल में क्या होता है? A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, एक नॉट इक्वल टू आया। और ऑर्थोरोम्बिक में, रोम्बोहेड्रल यहाँ पे बाकी है ना, रोम्बोहेड्रल। ऑर्थोरोम्बिक में A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। अब इन तीनों में भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड दे आर 90 डिग्री, ऐसा होता है। इसमें भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, इसमें भी अल्फा इज बीटा इज इक्वल टू गामा इज 90 डिग्री। अब रोम्बोहेड्रल इज सेम एज क्यूबिक, तो यहाँ से फिर से ये शुरू होता है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, फिर से A इज इक्वल टू B, एक नॉट इक्वल टू दे दो, अब फिर से 2 नॉट इक्वल टू दे दो, और यही लास्ट के लिए भी कंटिन्यू करो। एंगल का देखो कैसा है, रोम्बोहेड्रल इज सिमिलर टू क्यूबिक, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा दे आर इक्वल एंड 90 डिग्री। हेक्सागोनल के लिए क्या होता है? देखो, दिस इज फॉर हेक्सागोनल, दिस इज फॉर रोम्बोहेड्रल, ये ऑर्थोरोम्बिक, ये टेट्रागोनल, ये क्यूबिक। फॉर हेक्सागोनल A इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों 90 होते हैं, बट गामा जो है ना ये 120 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है? अब मोनोक्लिनिक में क्या है? देखो, इन मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम अल्फा एंड गामा ये 90 डिग्री होते हैं और जो बीटा है इज 120 डिग्री। ठीक है, बस यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। और ट्राइक्लिनिक में कोई भी इक्वल नहीं है, ना तो साइड इक्वल है ना तो एंगल इक्वल है। तो इस तरीके से हमने सारे क्रिस्टल सिस्टम एक चार्ट में बिठा दिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे याद रखना है मैंने आपको बता दिया, CT और HMT, ये सीक्वेंस याद रखो और जो मैंने ट्रिक बताई वो फॉलो करो। अब नेक्स्ट पॉइंट है वेस इंडाइसेस। सो वेस इंडाइसेस को बोला जाता है इंटरसेप्ट ऑन X, Y एंड Z एक्सिस। सॉरी, इट इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। सपोज ये क्यूब है, तो एग्जाम में आपको क्यूब दिया जाएगा, वहां से
एक्स वाई जेड प्लेन जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, वो कहीं पे भी आप एक्सिस दिखा सकते हो। ये एक्स वाई जेड मैंने यहाँ पे दिखाई है, हो सकता है एग्जाम में अलग है। और कोई एक प्लेन वो शेड करके देंगे। सपोज आपका प्लेन जो है ना, वो ये जो बैक साइड का स्क्वायर है, यहाँ से प्लेन पास हो रहा है इस तरीके से। नाउ दे विल आस्क व्हाट इज वेस्ट इंडाइसेस। वेस्ट इंडाइसेस मतलब इंटरसेप्ट। अब ये प्लेन एक्स एक्सिस को 0 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस तो यहीं से शुरू हो रही है, तो वो आ गई 0। नाउ सी एक्स एक्सिस जो है ये 0 लिखने के बजाय हम कैसा करेंगे, देखो यहाँ पे प्लेन ओरिजिन से पास नहीं करते हैं, तो मैं ये हटा के प्लेन दूसरी जगह से पास करती हूँ। ठीक है, अब ये प्लेन वैसे रहने दो, हम दूसरा प्लेन कंसिडर करते हैं। देखो सपोज प्लेन ऑब्जर्व करो कैसा है, ये इस तरीके से प्लेन पास किया है आपने। अब इस प्लेन ने एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेप्ट किया है, वाई एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेप्ट किया है, और जेड एक्सिस को ये पैरेलल है। राइट, आप देख सकते हो ये पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस को 1 पे इंटरसेप्ट किया है, ये यूनिट सेल की लेंथ हम 1 कंसिडर करते हैं, वाई को भी 1 पे, और z को इंटरसेप्ट नहीं किया मतलब इन्फिनिटी पे वो इंटरसेप्ट करेगा। तो ये हो गए हैं आपके वेस्ट इंडाइसेस, इनको बोला जाता है वेस्ट इंडाइसेस। ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब मिलर इंडाइसेस का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेस्ट इंडाइसेस। मिलर इंडाइसेस मीनिंग 1/, वेस्ट इंडाइसेस दैट इज रेसिप्रोकल। अब इसी के मिलर इंडाइसेस क्या होंगे, 1/1 इज 1, 1/1 इज 1, 1/∞ इज 0। तो ये हो गए मिलर इंडाइसेस। समझ रहे हो आप किस तरीके से वेस्ट एंड मिलर इंडाइसेस दिखाए जाते हैं। अब सपोज दूसरा क्यूब में ड्रॉ कर रही हूं, अगेन वही एक्स वाई जेड एक्सिस कंसिडर करो। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। सपोज यू आर पासिंग प्लेन, ये प्लेन आप कंसिडर करो, यहाँ प्लेन है। अब ये प्लेन एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को वो कहीं पे भी इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है। तो एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट 1, वाई का इंटरसेक्शन पॉइंट इन्फिनिटी, और जेड का इंटरसेक्शन पॉइंट इन्फिनिटी। तो टोटल इसके वेस्ट इंडाइसेस आप कैसे लिखोगे, वेस्ट का मतलब होता है इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कहाँ है, 1 पे है, वाई एक्सिस पे इन्फिनिटी, जेड एक्सिस पे इन्फिनिटी। अब इसके मिलर इंडाइसेस मतलब रेसिप्रोकल ऑफ वेस्ट इंडाइसेस, 1/1 इज 1, 1/∞ इज 0, 1/∞ इज 0। तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, मिलर इंडाइसेस एंड वेस्ट इंडाइसेस। सो ये देख लो एक बार, अच्छे से नोट डाउन करो, तब तक मैं दूसरे फॉर्मूलेज आपके लिए नीचे लिख के देती हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, सेल का क्लियर हो गया है, CTORHMT किस तरीके से आपको लिखना है। राइट, अब चलो हम चलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन। D is called as distance between two plane। डिस्टेंस बिटवीन लिख के लो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, जैसे हमने ऊपर प्लेन ड्रॉ किया था वैसे ही अगर दूसरा प्लेन इसका एग्जैक्ट अपोजिट है, इस तरीके से कलर में दूसरा यूज करती हूँ, इस तरीके से ये बैक साइड का प्लेन है ना। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय D। अब ये जो मिलर इंडाइसेस है ना 1, 0, 0, दे आर नथिंग बट HKL वैल्यूज। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए HKL ये लेटर यूज किए जाते हैं। सो और जो एज लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की जो एज लेंथ है ना, जैसे हमने ABC, ऊपर देखो ये ABC, ये क्या है, सारे एजेस के लेंथ से। अगर ABC सारे इक्वल है तो सबके लिए हम A यूज कर सकते हैं। अगर परफेक्ट क्यूब है तो सारे एज सेम है और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। A इज नथिंग बट एज लेंथ, एज लेंथ। अब ABC अगर इक्वल नहीं है तो डिफरेंट डिफरेंट एज के लेंथ आएंगे। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, उसका फॉर्मूला है D इज इक्वल टू A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ H² प्लस K² प्लस L²। सपोज
आपको क्वेश्चन पूछा गया है, सपोज आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, क्वेश्चन देखो मैं कैसे लिख रही हूं, फॉर अ क्रिस्टल सपोज KCl, फॉर KCl क्रिस्टल वेर एज लेंथ और लेंथ ऑफ साइड और एज लेंथ इज इक्वल टू 5.3 एंगस्ट्रॉम, देन व्हाट इज, देन d की वैल्यू क्या है, देन व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन वेर plane is given as 200 is nothing but plane, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन और टू प्लेन, उस प्लेन के मिलर इंडाइसेस क्या है 200, तो अब आपको लिखना है d इज इक्वल टू a इज 5.3 एंगस्ट्रॉम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब ये एंगस्ट्रॉम में है तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन वो भी एंगस्ट्रॉम में आएगा, सो दिस विल कम इनटू एंगस्ट्रॉम। तो किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अब देखो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन हो गया। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सपोज ये तो है जब आपकी a वैल्यू है ना, a वैल्यू लेंथ ऑफ ऑल साइड इज सेम। अब अगर ये लेंथ डिफरेंट है तो किस तरीके से आप फॉर्मूला लिखोगे, देखो ध्यान से देखो। सपोज ट्राइक्लिनिक सिस्टम है, अब ट्राइक्लिनिक सिस्टम के लिए ऊपर आपने देखा होगा a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। सो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन कैसे निकालना है, वहां पे फॉर्मूला यूज करना है 1/d स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, h के l तो पता है आपको, h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ये एज लेंथ है, अब k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ये दूसरे एज की लेंथ है, प्लस l स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर ये तीसरे एज की लेंथ है। इस तरीके से आपको h के l के वैल्यूज पता है, a b c के वैल्यूज दिए रहेंगे, उसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर है ना ये, तो d को ऊपर लेना है, d स्क्वायर को ऊपर लेना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन विल बी क्लियर टू यू। अब इसी को अगर आप सॉल्व करते हो वेर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c फॉर रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल के लिए क्या है a b c इक्वल है, तो फॉर्मूला कैसे आएगा 1/d स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे सब a स्क्वायर है तो उसे हम कॉमन ले सकते हैं और ऊपर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अगर ये d स्क्वायर हम ऊपर लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो d हो जाएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a आ गया और इसका स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये हमारा ऊपर का फॉर्मूला आ गया है d के लिए, ये मैंने पहले बताया था। और अगर सारे एज लेंथ इक्वल नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। नाउ एंगल बिटवीन टू प्लेन, द नेक्स्ट फॉर्मूला इज एंगल बिटवीन टू प्लेन। सो गिव द हेडिंग हियर, एंगल बिटवीन टू प्लेन। सो एंगल बिटवीन टू प्लेन इज गिवन एज थीटा। उसका फॉर्मूला क्या है, टू प्लेन्स है, सो देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ h के l, सपोज h1 k1 l1 ये एक प्लेन है और दूसरा h2 k2 l2 ये दूसरा प्लेन है। इन दोनों प्लेन के बीच का आपको एंगल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू h1 h2 प्लस k1 इंटू k2 प्लस l1 इंटू l2 डिवाइडेड बाय, दो स्क्वायर रूट आपको लेने हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, एक स्क्वायर रूट में आएगा h स्क्वायर h1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर रूट में आएगा h2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर। तो इस तरीके से एंगल बिटवीन टू प्लेन आप निकाल सकते हो। क्लियर है सबको? तो दो प्लेन्स आपको दिए रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर आर थ्री सिस्टम। अब एक होती है सिंपल क्यूबिक, दूसरी होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और तीसरी है फेस सेंटर्ड
क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, ये आपका नॉर्मल क्यूब दिया है और हर एक क्यूब के कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कॉर्नर पे हमेशा एक एटम का 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है, 1/8 एटम। अब इस एटम का 1/8 पार्ट इस सेल में है और दूसरे पार्ट ऊपर है, ऊपर के सेल में, नेबर के सेल में, बैक साइड के सेल में है, राइट। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम आपको ड्रॉ करनी है। सिंपल क्यूबिक सिस्टम के कॉर्नर पे ये सेल से 1/8 पार्ट है उसका, इस तरीके से आपने ड्रॉ किया। अब बॉडी बिटवीन दी सेल एट द सेंटर ऑफ अ सेल एक होल एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कॉर्नर, कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर पे 1/8 टोटल हो गया 1 एटम। इसी तरीके से यहाँ 8 कॉर्नर पे 1/8 एटम प्रेजेंट है, मतलब ये एक पूरा एटम हो गया और सेंटर पे एक पूरा एटम प्रेजेंट है। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल 2 एटम्स आर प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड सेल, जिसे बोला जाता है BCC। फेस सेंटर में क्या होगा, वैसे ही आपको क्यूब ड्रॉ करना है। क्यूब ड्रॉ करने के बाद कॉर्नर पे जो एटम्स है ना वो वैसे ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ क्या होगा, कॉर्नर कितने हैं, 8 है, हर एक कॉर्नर पे 1/8 एटम है, तो ये एक एटम तो फिक्स है। बट हर एक फेस पे हाफ एटम प्रेजेंट होता है। हर एक फेस पे, सपोज ये साइड का फेस है, यहाँ हाफ एटम है, ये फ्रंट का फेस है, यहाँ हाफ है, ये इस साइड का फेस हाफ, टॉप पे हाफ, बॉटम पे हाफ और बैक साइड का जो फेस है वहाँ पे हाफ। सो टोटल 6 फेसेस आर देयर और हर एक फेस पे हाफ एटम है, तो टोटल 3 एटम हो गए। अब इनके टोटल अगर आप करोगे, सो टोटल 4 एटम्स आर प्रेजेंट। टोटल 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, दैट इज FCC। तो आपने अब तक क्या सीखा है कि सिंपल क्यूबिक अगर सेल है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, तो हर एक कॉर्नर पे एक एटम होता है, हर एक कॉर्नर पे 1/8 एटम होता है। ऐसे 8 कॉर्नर है, टोटल एक एटम हो गया। अगर बॉडी सेंटर्ड है तो कॉर्नर पे 1/8 एटम प्लस सेंटर पे पूरा एक एटम, ये 2 एटम्स हो गए। अगर फेस सेंटर्ड है तो कॉर्नर पे 1/8 एटम प्लस हर एक फेस पे हाफ एटम, ऐसे 6 फेसेस है। सो 6 × 1/2, टोटल यहाँ पे होते हैं 3 + 2 3 + 1 4 एटम्स। सो सिंपल क्यूबिक में एक एटम होता है, BCC में 2 एटम होते हैं, FCC में 4 एटम होते हैं। अब सिंपल क्यूबिक में एटम की रेडियस एंड एज लेंथ, इनका रिलेशन क्या है। सो एज लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। एज लेंथ का मतलब पता है आपको, क्यूब में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो a होता है। अब इस एटम की जो रेडियस है, सेंटर टू आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल, ये होती है रेडियस। इन दोनों का रिलेशन क्या है देखो, इन सिंपल क्यूबिक a = 2r, इन बॉडी सेंटर्ड a = 4r डिवाइडेड बाय √3, इन FCC फेस सेंटर्ड में a = 4r डिवाइडेड बाय √2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। अब अगर हम डेंसिटी की बात करें, तो देखो FCC में 4 एटम प्रेजेंट है ना, सो डेंसिटी ऑफ FCC इज हाईएस्ट, देन इट कम्स टू बी BCC, और सबसे कम डेंसिटी होती है सिंपल क्यूबिक सिस्टम की। तो डेंसिटी FCC सेल की अराउंड 74% डेंसिटी होती है, BCC की 68% होती है और सिंपल क्यूबिक की डेंसिटी उससे भी कम होती है, इट इज़ 52%। और अगर डायमंड आपको ऑप्शन में दिया है तो डायमंड के सेल की डेंसिटी उससे भी कम होती है, इट इज़ नियरली 34%, राइट। तो डेंसिटी का ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। रिलेशन बिटवीन A एंड R ये आपको याद रखना है। डेंसिटी का रिलेशन पता चल गया, ओके। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है देखो, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये जो m लिखा है ना, दिस इज मोलर मास, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम।
अब यहाँ पे जो मास लिखा है ना, दैट इज मोलिक्यूलर मास, मोलर मास, मोलर मास। तो मोलर मास किसका होता है? 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल यानी कि एवोगैड्रोस नंबर। सो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का जो मास है उसे बोला जाता है मोलर मास। सो मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो, सपोज आपको डेंसिटी निकालनी है FCC टाइप के सेल की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की। अब उसका मोलर मास m है, वॉल्यूम v है, बट आपको तो सिर्फ FCC सेल की डेंसिटी निकालनी है जिसमें 4 एटम्स है। कितने एटम्स है? 4 एटम्स है। अब यहाँ पे तो मास पूरे एवोगैड्रोस नंबर जितने एटम का हमने लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, इस मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये जो मास है ये एक एटम का निकल आएगा, एक एटम का मास निकल आया। सो मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। बट हमारे पास तो 4 एटम्स है, तो इसे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये डेंसिटी हो गई FCC टाइप सेल की 4m अपॉन v इंटू एवोगैड्रोस नंबर। वैसे ही अगर आपको BCC सेल की डेंसिटी निकालनी है, अगेन मास अपॉन वॉल्यूम, मास को एक एटम के मास में कन्वर्ट करना है, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो। अब BCC में टोटल 2 एटम्स होते हैं, तो एक एटम का मास इतना है m अपॉन दिस एवोगैड्रो नंबर, तो 2 एटम का मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। सो दिस एटम ऑफ 2 मास, इतना पार्ट क्या डिनोट करता है? सॉरी, मास ऑफ 2 एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। समझ में आ रहा है सबको? तो इस तरीके से डेंसिटी आपको लिखनी है। अगेन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम के जगह पे आपको लिखना है 4/3 पाई r क्यूब। अगेन रेडियस, अगर आपको रेडियस नहीं दी है एंड a की वैल्यू दी है, सो फॉर FCC सेल a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2, फॉर BCC सेल a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3। तो यहाँ से आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो r क्या हो गया? √2a अपॉन 4। यहाँ पे r क्या हो गया? √3a अपॉन 4। तो वो r की वैल्यू यहाँ पुट करो, वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम को यहाँ पुट करो और डेंसिटी निकालो। सो दिस इज क्वाइट लेंदी प्रॉब्लम है ना। बस आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, अभी एग्जाम में आता है तो अभी आप वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ, जिसके ऊपर एग्जाम में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस इज ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ। तो ये ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ क्या है? देखो, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो अगर आप प्लेन के ऊपर कोई भी लाइट रेज इंसिडेंट करते हो तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इस तरीके से उसे एक्सटेंड किया जाता है अप्रोक्सीमेटली। अब ये जो रे आ रहा है ना यहाँ से, तो ये इस प्लेन सरफेस को किसी एंगल से वो क्या कर रहा है? कोई एंगल बना रहा है इस सरफेस के साथ। सो दैट एंगल इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये थीटा एंगल है। अब ये क्या है? रेज है, रेज है। सपोज ये यूवी रेज है, सपोज ये हमारे IR रेज है, सपोज विजिबल रेज है, तो उसकी कुछ तो वेवलेंथ होगी। दिस वेवलेंथ इज गिवन हियर, सो दिस इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। d क्या है? इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ये जो 2 प्लेन के बीच का डिस्टेंस है उसे डिनोट किया गया है d से। और थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कभी कभी आपको 2 थीटा की वैल्यू दी होगी एग्जाम में, तो उसको थीटा में कन्वर्ट करना है। दिस इज ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ। ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ का मतलब क्या होता है कि आपको अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने सुना होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आपको चाहिए, यानी कि सारे रेज सही तरीके से रिफ्लेक्ट होके वो एक कंस्ट्रक्टिव पैटर्न बना रहे हैं, यानी कि आपको लाइट दिख रही है,
लाइट इज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यह कंडीशन है, वेवलेंथ शुड बी मल्टीपल, वेवलेंथ शुड बी द मल्टीपल ऑफ सम इंटेजर, ये उसकी कंडीशन है। तो बस हम अभी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है। सो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। n इज ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, n इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। लैम्डा मैंने क्या बताया है, वेवलेंथ ऑफ रेज, इंसिडेंट रेज, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेज। d इज व्हाट, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में दी रहेगी और कोई एक चीज मिसिंग रहेगी, एंड थीटा इज डिफ्रैक्टेड एंगल, डिफ्रैक्टेड एंगल। तो कोई एक चीज आपको मिसिंग रहेगी एग्जाम में, वो निकालनी है। क्लियर है सबको किस तरीके से ये ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ अप्लाई करना है? इज इट क्लियर? सारी चीजें क्लियर है? अब कुछ मैं प्रॉब्लम्स आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आ सकते हैं। सो लेट अस फर्स्ट टेक सम क्रिस्टल टाइप। एक चार्ट में बना के देती हूँ आपको, मेरे पास ऑलरेडी है वो। सो देखो स्ट्रक्चर का टाइप कैसे है, देखो स्ट्रक्चर को बोला गया है जिंक सल्फाइड का, ये जिंक ब्लेंड, इसको जिंक सल्फाइड का एक टाइप है ब्लेंड स्ट्रक्चर, और उसी का दूसरा टाइप है वर्डजाइट। अब जिंक सल्फाइड में, जिंक ब्लेंड में क्या होता है, देखो ये जो अनायन है S2- दे फॉर्म S2- फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, और जिंक 2+ क्या करता है, कैटायन क्या करता है, ऑक्यूपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर सल्फाइड ने 4 टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट की है तो उसमें से 2 अल्टरनेट वॉइड जिंक 2+ ऑक्यूपाई करेगा। समझ रहे हो? अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, जिंक 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है। नाउ एक यूनिट सेल में कितने फॉर्मूला यूनिट होते हैं? सो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल अगर आप कंसिडर करते हो तो वहां पे 4 जिंक सल्फाइड होते हैं, 4 जिंक सल्फाइड आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। ठीक है, वर्डजाइड में क्या है, देखो ये जो सल्फाइड आयन है दे फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, और बाकी ये भी सारी चीजें सेम है, ये सारी चीजें सेम है। समझ रहे हो? अब दूसरा स्ट्रक्चर है NaCl, वेरी इंपॉर्टेंट, NaCl स्ट्रक्चर, NaCl स्ट्रक्चर। सो NaCl में Cl- फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, Cl- CCP स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एंड Na+ इज प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Na+ प्रेजेंट होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और यहाँ पे भी 4 NaCl प्रेजेंट होते हैं 1 यूनिट सेल में। समझ रहे हो? अब NaCl का जो स्ट्रक्चर है ना, उसे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। और ये FCC क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट जो है, ये कौन सी है, FCC है, FCC। नाउ नेक्स्ट इज सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड में देखो क्या है, इंटरेस्टिंग है, ये सीजियम क्लोराइड BCC टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, नाउ BCC स्ट्रक्चर इट इज फॉर्म्ड बाय Cl- एंड Cesium+ इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ क्यूब। BCC है तो सेंटर पे कोई तो आइटम चाहिए, वहां पे Cesium+ प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना वो 8 होता है, सीजियम का 8 है और क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, और एक ही यूनिट प्रेजेंट होता है, यूनिट सेल में एक ही सीजियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज फ्लोराइट। फ्लोराइट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ, जहाँ पे एक कैटायन होता है डाई पॉजिटिव
और 2 अनायन होते हैं, इच वन इज यूनी निगेटिव, CaF2 1 कैटायन 2 अनायन, दिस इज फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसमें अपोजिट होता है, फ्लोराइड में क्या होता है, कैटायन जो है ना, कैटायन इट फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, और अनायन जो है ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, 2 फ्लोरीन है, मतलब कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन, और यहाँ पे कैल्शियम 2+ वो 8 है, और इसका हाफ कोऑर्डिनेशन नंबर अनायन का होता है जो है 4। फॉर्मूला यूनिट यहाँ पे 4 है, 4 कैल्शियम फ्लोराइड एक यूनिट सेल में प्रेजेंट हो गए। अब इसके अपोजिट होता है एंटी फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, जहाँ पे कैटायन 2 हो गए, ये मोनो पॉजिटिव है, और अनायन 1 होगा जो डाई निगेटिव है। सो ये तो नॉर्मल है कि अनायन फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में कुछ वॉइड तैयार होते हैं। सो कैटायन ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, कैटायन ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, समझ रहे हो। सो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अब 2 लिथियम है, मतलब अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और लिथियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और 4 फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में। तो इस तरीके से मैंने पूरे सॉलिड स्टेट के स्ट्रक्चर की समरी आपको लिख के दी है। इज इट इजी है? यस। नाउ वन मोर चार्ट हियर इज फॉर यू, रेडियस रेशियो चार्ट। रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन, इसे बोला जाता है रेडियस रेशियो। इसके ऊपर डिपेंडेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सपोज रेडियस रेशियो इज इन अ रेंज ऑफ, रेडियस रेशियो इज इन अ रेंज ऑफ 0.155 to 0.225, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, यहाँ कैटायन टू अनायन का रेशियो जो है ना, वो अगर इस रेंज में आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। इफ रेडियस रेशियो इज बिटवीन 0.225 to 0.414, देन कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होता है। इफ रेडियस रेशियो इज 0.414 to 0.732, देन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इफ रेडियस रेशियो इज 0.732 to 1, देन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल, 8 मतलब वो BCC टाइप का स्ट्रक्चर होता है, 4 मतलब टेट्राहेड्रल, 3 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। तो एग्जाम में आपको क्या करेंगे, रेडियस ऑफ सपोज Na+ है वो देख के रखेंगे x, रेडियस ऑफ Cl- वो देख के रखेंगे y, एंड दे विल आस्क व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको क्या करना है, रेडियस रेशियो इज x/y, और वो रेडियस रेशियो कौन से रेंज में आता है देखना है, और उसके अकॉर्डिंगली उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो डिसाइड करना है। अब हमें पता है NaCl में, अभी हमने चार्ट में देखा, सोडियम एंड क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो उसका रेडियस रेशियो इस रेंज में आता होगा। इज इट? इतना सिंपल है ये, बस ये चार्ट याद रखो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब दूसरे किस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, देखो क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। When X occupies all corner of cube and Y occupies all faces, then what is formula of compound विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम x एंड y। तो x अगर सारे कॉर्नर ऑक्यूपाई करते हैं क्यूब के, तो हमें पता है कि क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, और हर एक कॉर्नर पे 1/8 एटम होता है। तो x के कितने एटम हो गए, 1 एटम। अब y ऑक्यूपाइज फेसेस, तो 6 फेस है, और हर एक फेस पे हाफ एटम होता है, तो टोटल हो गए 3y के एटम। तो x एंड y का फॉर्मूला क्या हो गया, XY3। ये है उस कंपाउंड का फॉर्मूला। समझ रहे हो कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे निकालना है। अगर आपको बोला जाता है कि x इज प्रेजेंट एट अल्टरनेट कॉर्नर,
तो अल्टरनेट कॉर्नर मतलब कितने कॉर्नर हो गए, 4 कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे 1/8 एटम, तो ये कितने एटम हो गए, 1/2 x के एटम हो गए। अब ऐसा बोला गया है कि y इज प्रेजेंट एट अल्टरनेट फेस, अल्टरनेट फेस मतलब टोटल 6 है तो 3 हो गए, और हर एक फेस पे हाफ एटम है तो ये हो गए 3/2 y के एटम। तो फॉर्मूला क्या बन गया, x हाफ है और y कितने हैं, 3/2। अब इसका फुल फॉर्म अगर आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को इंटेजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 इंटू 2, 3/2 इंटू 2, तो ये हो गए x1 और y3, नीचे के 2 कैंसिल हो गए। सो आपको अगेन दिया रहेगा xy3, समझ रहे हो। अगर ऐसा दिया है कि x इज प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर एंड y इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, तो ये तो पता है ना आपको कि बॉडी सेंटर पे पूरा एक एटम प्रेजेंट होता है और सारे कॉर्नर पे 1/8 एटम होते हैं और ऐसे 8 कॉर्नर है, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया। सो द फॉर्मूला इज xy। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लियर है। अगेन सपोज 4, अब कैसे बताओ आपको, देखो if 4 anions are forming cubic close packing arrangement, तो कोई ऐसा है AO4 इस तरीके का कंपाउंड है, राइट। सपोज AbO4 ये कंपाउंड है और ये दोनों भी कैटायंस है और ये ऑक्सीजन अनायन है। तो ये 4 अनायन हमेशा अप्रोक्सीमेटली 90% अनायन क्या करते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं और उसमें वॉइड तैयार होते हैं, राइट। तो 4 अनायन अगर है ना तो इतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड तैयार होंगे। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर 4 और इसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड तैयार होते हैं। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 8। सो इफ देयर इज कंपाउंड AO4 और AbO4, सो 4 अनायन है, 4 अनायन ने क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट तैयार की है, तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, 8। कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड तैयार होंगे वहाँ पे, 4। समझ में आ रहा है किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, सो लेट मी चेक, अगर कोई भी फॉर्मूला रिमेनिंग है तो आपको मैं अभी बता देती हूँ। सो तब तक रिवाइज करो, व्हाट इज वेस इंडाइसेस, बताओ वेस इंडाइसेस क्या है, मिलर इंडाइसेस क्या है, कॉर्नर पे कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर पे कितना एटम प्रेजेंट होता है। अब जो डेंसिटी मैंने बताई थी ना आपको, डेंसिटी को ही पैकिंग फ्रैक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। डेंसिटी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। तो हमने देखी थी कि FCC, सो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब पूरे यूनिट सेल में कितने यूनिट सेल ऑक्यूपाई है। अब ये तो मैंने वाटर टाइप दिखाया, मतलब इस सेल का जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से कितना वॉल्यूम एटम ने ऑक्यूपाई किया है, उसी को हमने डेंसिटी की तरह पीछे देखा था। सो FCC का पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, 74% ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम। उससे कम किसका है, BCC का है पैकिंग फ्रैक्शन 68%। उससे कम है सिंपल क्यूबिक का, कितना है 54%, और उससे कम था डायमंड का। तो उससे ये दूसरा वर्ड भी यूज किया जाता है, ये मत भूलो, ठीक है। डन। ओके, अब डिफेक्ट के बारे में आपने सुना होगा कि सपोज ये यूनिट सेल्स है, सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ये कैटायन है, ये अनायन है, ये कैटायन है, ये अनायन है, ये अनायन है, ये कैटायन है, ये अनायन है, ये कैटायन है। तो डिफेक्ट देखो, एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरे डिफेक्ट का नाम है फ्रेंकल डिफेक्ट। अब फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, इनमें डिफरेंस क्या है देखो। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा, कैटायन एंड अनायन ये मिसिंग हो गए फ्रॉम देयर पोजीशन। So if 2 cations are missing, then 2 anions are also missing. So equal number of cation and anion are missing from their position. तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी,
शॉर्टकी डिफेक्ट में कम हो जाएगी, बट न्यूट्रलिटी रहेगी। जितने कैटायन मिसिंग है उतने ही आनायन मिसिंग है, तो ये क्रिस्टल जो है ये न्यूट्रल रहेगा। समझ रहे हो। अब फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि सपोज यहाँ पे फिर से ये कैटायन है, ये आनायन है, ये कैटायन है, ये आनायन है। कैटायन स्मॉल साइज का होता है, आनायन बिग साइज का होता है। सो वन ऑफ द कैटायन दिस ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ये कैटायन यहाँ से मिसिंग होगा और ये इस एम्प्टी स्पेस में जाके बैठेगा, इसको बोला जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट। अब फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी विल नॉट चेंज, डेंसिटी विल नॉट चेंज, क्योंकि कोई भी मिसिंग नहीं है, बस कैटायन ने अपनी पोजीशन छोड़ी है और वो एम्प्टी स्पेस में जाके बैठा है। इतना हुआ है फ्रेंकल डिफेक्ट में, राइट। तो डेंसिटी के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा है। तो ये जो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन अनायन मिसिंग होते हैं ना, ये तब पॉसिबल होता है जब रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अनायन। इन दोनों की रेडियस अगर सेम है तो वो दिखाते हैं शॉर्टकी इफेक्ट। और फ्रेंकल डिफेक्ट कौन दिखाते हैं? व्हेन कैटायन इज वेरी स्मॉलर इन साइज, तो वो दिखाता है फ्रेंकल डिफेक्ट। क्योंकि फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटायन को क्या करना है, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठना है, तो उसकी साइज जो है वो स्मॉल चाहिए एज कंपेयर टू द अनायन। So these are important points from solid state chemistry. Revise these points, they are very important for your exam. Thank you.